हाय स्किल लर्नर्स, मेरा नाम वैभव शुक्ला है और आज हम सीखेंगे कि डेटा साइंटिस्ट कैसे बना जा सकता है। पिछले वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि हम डेटा साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, ये रास्ता कैसा दिखता है। सो फॉर दैट पर्पस आज मैं ये सोल्यूशन आपके सामने रख दूंगा। इस पूरी वीडियो में लास्ट तक याद रखिएगा, सीखने पे फोकस करिए जितना कर सकते हैं। जो भी मैं टूल्स बता रहा हूं उनके नाम सुनकर एकदम से शॉक्ड मत हो जाना, हतप्रभ मत हो जाना। जो भी हो इट्स फाइन, ठीक है। जो भी आपको टूल दिख रहा है उसको सिर्फ ये सोचो कि ठीक है, अभी मैं इसे नहीं जानता हूं, जब मैं सीख जाऊंगा, जब मैं पढ़ लूंगा इस टूल को तो जान जाऊंगा। इतनी सी बात है। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि पहले स्टेप से आखिरी स्टेप तक क्या चीजें कवर करनी होती हैं कि आप डेटा साइंटिस्ट बन पाओ, ठीक है। वो आप किसी भी जगह से पढ़ो, याद रखना डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए गुजरना इन्हीं स्टेप्स से पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें मैं जितनी भी बातें बताऊंगा वो सारी इंडस्ट्री के रिगार्डिंग रेलेवेंट हैं। आज की डेट डेटा साइंस में बहुत सारी थियोरी भी है, लेकिन इंडस्ट्री को बहुत सारी थियोरी से मतलब नहीं है। इंडस्ट्री को ज्यादा जरूरत है इन चीजों की जो आपने लंबा दौर लगा के प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखी है, ठीक है। तो इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से भी जुड़ी हुई होंगी, तो उन पे ज्यादा गौर कीजिएगा, उन्हें समझने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। हो सकता है मैं बीच बीच में कुछ टर्म्स का मतलब भी बताऊं, और अगर आपको वो सही लगे तो कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सो इफ यू वांट, आप एक पेपर पेन लेके बैठ सकते हो इस वीडियो के साथ, ठीक है। इसके अलावा सारा फोकस जितना हो सके जो मैं सिखा रहा हूं उस कंटेंट पे रखना। सीखने के फैन बनना, सिखाने वाले के फैन कभी मत बनना। किसी इंसान के फैन कभी मत बनो, सीखने के फैन बनो, ठीक है। सो फॉर दिस परस्यूट ऑफ नॉलेज आगे चलते हैं, बट बिफोर आई डाइव इन डीप, दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आप चाहो शुक्ला जी स्पीक्स पे आके मुझे फॉलो कर सकते हो, डायरेक्टली अपनी क्वेरीज भेज सकते हो और मैं वहां आपकी क्वेरीज को आंसर कर सकता हूं, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं एंड पहले स्टेप से शुरू करते हैं, ठीक है। तो पाइथन इज द फर्स्ट स्टेप। अब ये पाइथन क्या है? ये पाइथन एक लैंग्वेज है, ठीक है, एक कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज है। ये कोई दूर देश का अजगर नहीं है जिसे देखकर हमें फैसिनेट होना है। ये एक बेसिक लैंग्वेज है जो आजकल काफी ज्यादा यूज में। अब कई लोग जो डेटा साइंस के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं वो शायद ये भी कहेंगे कि एक और लैंग्वेज भी आर जिसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो 99% कंपनीज में पाइथन का ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसलिए पाइथन से शुरुआत कीजिए। बेसिक सिंटैक्स, इसके मॉड्यूल्स। अब सिंटैक्स क्या होता है? एक लैंग्वेज के लिखने के कुछ बेसिक नियम, ठीक है ना, जो बेसिक रूल्स हैं किसी लैंग्वेज के, वो लिखने के चीजें जो है, वो तरीका जो है लिखने का, उसे सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। बेसिक सिंटैक्स सीखो, उसमें वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, कैसे हम कुछ लिख दें और कंप्यूटर अपने आप डिसीजन उन दो स्टेटमेंट्स में ले पाए किसी कंडीशन के दम पे। सारे कंडीशनल ऑपरेटर्स, लूप्स, फंक्शंस, रिकर्जन, लिस्ट, डिक्शनरीज, ये सारी टर्म्स हो सकता है बहुत ही फैसिनेटिंग भी हो और बहुत ही डरा भी दें, डराने वाली भी हो, पॉसिबल है। बट याद रखना एक बात, इस पूरे प्रोसेस में जैसे जैसे चीजें सीखते जाओगे वैसे वैसे आसान लगती जाएंगी। अब जैसे ये लिखा है फंक्शंस, यूजुअली फंक्शंस किसी भी लैंग्वेज में क्या करते हैं? किसी भी लैंग्वेज में फंक्शंस का सिर्फ इतना काम है कि आप एक कोड पीस बाहर लिखो, उसकी एक एक्सप्लिसिटली आप मेंशन करो कि वो कोड पीस क्या करता है, उसे वैसे ही पैरामीटर्स दो, वैसे ही डेटा दो उसको, और वो वैसी आउटपुट आपको जो आप चाहते हो जनरेट करके दे दे, ठीक है। दोज आर फंक्शंस। रिकर्जन, एक फंक्शन जब खुद को कॉल करे, खुद से ही काम करवाना शुरू कर दे, तो उसे कहते हैं रिकर्जन, ठीक है। जैसे मैं खुद को ही कहूं कि वैभव जरा जाओ और वैभव को पानी ला कर दो, इट इज जस्ट लाइक दैट। हालांकि ये कॉन्सेप्ट बहुत मजेदार है, बहुत यूज होता है, और रिकर्जन, फंक्शंस, लिस्ट, डिक्शनरीज, टपल्स, सेट्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जितना अच्छा बेस अपना पाइथन में रख लोगे, आगे चल के आपके लिए उतना आसान हो जाएगा डेटा साइंस को इंप्लीमेंट करना, ठीक है। अब चलते हैं अगली चीज पे जो मैंने यहां लिखी है, दैट इज ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ोगे ना, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। कैसे आप किसी एक कोड को दूसरे कोड के साथ पास ऑन कर सकते हो, कैसे एक ही कोड को कई बार कई शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हो, ये सारी चीजें यहां पॉसिबल हो जाती हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें आती हैं जैसे इनहेरिटेंस है। अब इन टर्म्स को देख के चौंकना मत के तो पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा, बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि जब आप आगे पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी।
ये अभी तो मैं सिर्फ 2 चीजें बता रहा हूँ कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म है, इसमें होता और भी बहुत कुछ है, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, बहुत सारी चीजें हैं। बट जब आप ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तब ये आपको समझ में आ जाएगा, तो ये नोट डाउन आप कर सकते हो अपने पास। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नॉन टेक बैकग्राउंड से होंगे, ठीक है, उनके लिए शुरुआत पाइथन नहीं है, एज सिंपल एज दैट। पाइथन से आप शुरू नहीं करेंगे अगर आप कोई नॉन टेक बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं। आपको सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक सी लैंग्वेज को सीखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकता है आपको सलाह दें कि अरे डायरेक्ट पाइथन से शुरू करो, आसान लैंग्वेज है पाइथन, सी तो मुश्किल है। ये सब कहने की बातें, इन कहीं सुनी बातों पर भरोसा मत करना, ठीक है। कोशिश करो सी लैंग्वेज से शुरू करो अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो। ये जो बेसिक्स आप यहां पढ़ने वाले हो ना, बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सारी बातें जो आप यहां पढ़ने वाले हो, ये सारी बातें आप सी में पढ़ोगे और डिटेल में पढ़ लोगे। तो जब आप पाइथन पे आओगे तो आसान लगेगा। आपने जितनों से सुना है ना ये कि पाइथन खूब आसान है, इजी लैंग्वेज है, इट डजंट बॉदर यू मच, वो उन्हीं लोगों से सुना जिन्होंने सी में खूब काम किया है। दोज पीपल आर फ्रॉम टेक बैकग्राउंड, वो इंजीनियर्स हैं, ठीक है। और जो टेक बैकग्राउंड से है, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, मैं जानता हूं कि हमने सी सीखने में खूब वक्त लगाया था और उसके बाद हमें पाइथन चुटकियों में आ गई थी, लिटरली 2 दिन में पाइथन आ गई थी, ठीक है। लेकिन हमने यहां वक्त लगा लिया था। तो यही मैं आपको सलाह दे रहा हूं, सी में वक्त लगा लो, इससे क्या है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने की जरूरत क्यों आ पड़ी हमें, ये चीज आपको सी पढ़ने के बाद पता चलेगा, क्योंकि सी में ये सुविधा नहीं है। सी लैंग्वेज आपको सुविधा नहीं देती। जब आपको ये फंक्शंस मिलेंगे ही नहीं, उसमें आपको इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, ये सारी चीजें अवेलेबल ही नहीं है सी लैंग्वेज में। ऐसे पॉइंट पे आपके लिए जरूरी होगा कि आप किसी और लैंग्वेज को पढ़ो, विच इज पाइथन। अब ये मत सोचना कि अरे 2 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, पूरी पाइथन दोबारा से पढ़ूं, नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। सी लैंग्वेज में जाओ, बेसिक सिंटैक्स पढ़ो, ठीक है। बेसिक सिंटैक्स पढ़ने के बाद कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। अब ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। तो ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कुछ नहीं है, इफ और एल्स, ये स्टेटमेंट्स है, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट्स, इसमें और भी कई हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में, मुख्यतः प्राइमरली ये 2 चीजें आपके सामने होंगी, ठीक है। अलॉन्ग साइड दैट, सी लैंग्वेज में आपको सीखने हैं लूप्स। ये भी वैसे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का हिस्सा आते हैं, ठीक है। लूप्स सीखो, वेरिएबल्स सीखो, डेटा टाइप्स सीखो, ठीक है। ये सारी चीजें आप बेसिक सी लैंग्वेज से एक बार कवर कर लो। जैसे आपने सी लैंग्वेज में कवर कर ली, आपके लिए पाइथन एकदम आसान हो जाएगी, ठीक है। तो अपने लिए चीजें सिस्टमैटिकली आसान बनाओ। तो जो लोग नॉन टेक से हैं या जिनका टेक में बहुत कमजोर हाथ है, प्लीज पहले सी लैंग्वेज सीखना, उसके बाद पाइथन पे आना। डेटा साइंस की दुनिया का पहला कदम पाइथन है, सी को मैं पहला कदम भी नहीं मानता, वो स्टेप 0 है, ठीक है। वो उन लोगों के लिए है जो स्टार्ट लाइन पे भी नहीं पहुंचे उस रेस की, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। और इस पूरे लर्निंग प्रोसेस में स्टार्ट लाइन सबकी सेम हो, ये इंश्योर करना मेरा काम है, ठीक है। देखो, मुश्किल चीजों को सिंपल बनाना बहुत मुश्किल काम है। आपके लिए एज अ टीचर मैं ये कर सकता हूं, ठीक है, पर आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि जो चीज मैं बता रहा हूं उसे डिलीजेंटली फॉलो कर लो लास्ट तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं कि लास्ट तक मैं जो चीजें बताऊंगा उसको अगर आप नोट डाउन करते हो कहीं, वेल एंड गुड है। एक प्लान बनाना, स्टिक करना उसके साथ, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन साहब की एक बहुत प्यारी कविता है, उसमें वो कहा करते थे, मधुशाला नाम की वो कविता है, और उसकी एक लाइन मुझे इतनी पसंद है वो, जिसमें वो कहते हैं कि राह पकड़ तू एक, चला चल पा जाएगा मधुशाला, विच मीन्स के एक रास्ता ले लो और यू कीप ऑन गोइंग ऑन इट, आपका डेस्टिनेशन, आपको आपकी मंजिल आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। तो एक राह पकड़ो, ठीक है, और अगर यही एक राह हो तो उससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और अगली चीज, अब यहां जो आप देख रहे हैं, जो मैंने लिखा है, रिफ्रेश योरसेल्फ विद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फैमिली, इनका नाम अगर आपने कभी भी जीवन में मैथमेटिक्स 10th तक पढ़ा है तो आपने स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का नाम सुना होगा। मीन, एवरेज, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, ये सारी बातें कभी ना कभी हमने जीवन में सुनी थी। डेटा साइंस की दुनिया की नींव जो है ना, वो 2 पिलर्स पे खड़ी है। एक पिलर है प्रोग्रामिंग इन पाइथन, दूसरा पिलर है स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ये जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की इमारत आपको ऊपर दिखती है, उसकी बुनियाद में ना स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। तो फाउंडेशनली स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब बहुत सारी हाइप बनी हुई है एआई को लेके ना, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, मैं कुछ मिथ्स भी यहाँ तोड़ देता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एआई तो खतरा हो जाएगा ह्यूमंस को। अरे वो डिबेट अभी दूर की है भाई, पहले एआई के फाउंडेशनल बेसिक तो सीख लो। वो बेसिक स्टेटिस्टिक्स से शुरू होंगे, वो बेसिक डेटा के बेसिक मैनिपुलेशन से, प्रोबेबिलिटी से, चांसेस क्या है, इनसे शुरू होंगे। ठीक है, कई लोग कहेंगे कि एआई क्या चेतना बना लेगा फ्यूचर में। अरे चेतना तो तब बनाएगा, पहले आप ये तो समझिए कि डेटा कैसे काम करता है, कैसे डेटा के नियमों पर आप एआई को यूज करते हो, तब आपको समझ में आएंगी वो बातें, वरना वो सिर्फ खोखली बातें, महज डिस्कशन और एक कप चाय के लिए है। ठीक है, और याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूं, हम लोगों को एज इंडियंस ये कोशिश करनी है कि हम एआई रेवोल्यूशन मिस ना करें। उसके लिए हमें सिर्फ एआई को चाय की चर्चा का मुद्दा नहीं बनाना, एआई की लिटरेसी ढंग से लेनी है, ढंग से पढ़ाई करनी है, सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी है इसकी। ठीक है, नाउ फॉर दैट, अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स की, तो शुरू करो बिल्कुल बेसिक स्टैटिस्टिक्स से, फाउंडेशन है ये डेटा साइंस की। और वेरी बेसिक में क्या आता है, आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से शुरू करो। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से आप शुरू करो। मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं, मैं लिख देता हूं, ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे। और ये जितने मैं नाम लिख रहा हूं ना, इनको देख के ओवरवेल्म मत होना, ये मत सोचना कि अरे ये नाम तो मैं जीवन में पहली बार सुन रहा हूं, ठीक है, ये मैं कैसे पढ़ूंगा। बहुत आसान चीजें, वाकई बहुत आसान चीजें, ये 5 मिनट का काम नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ने पे आ गए, क्यों मैं कह रहा हूं 5 मिनट का काम नहीं है, खुद देखो। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बहुत फैंसी नेम, मतलब क्या है इसका, मीन, मीडियन और मोड। इसका नाम बता रहा है कि क्या करता है, डेटा के सेंट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, बीच में पढ़ने वाले डेटा के बारे में ज्यादा फोकस रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एक मिडिल पॉइंट हम डेटा सेट में निकालेंगे। अब ये डेटा सेट, मिडिल पॉइंट, ये सारी बातें स्टैटिस्टिक्स से शुरू होती हैं, और ये बातें आगे तक जाएंगी। एमएल में आप जो एल्गोरिथम्स यूज करोगे मशीन लर्निंग में, वो सब इसी पे डिपेंडेंट होंगी। तो इस चीज के लिए जिन लोगों को अब ये आइडिया नहीं हो पा रहा कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग ये कैसे आपस में, पाइथन कैसे इस्तेमाल हो रहा है, जाके पहली वीडियो देखो कि डेटा साइंस क्या है। उसमें बहुत सिस्टमैटिकली ये चीज मैंने सिखाई है कि डेटा साइंस में कैसे स्टैटिस्टिक्स, कैसे एमएल, कैसे डीएल, कैसे प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब जिन्होंने वो देखी है वो बाकायदा समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स का बेसिक है शुरू करने के लिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसमें सिर्फ यही नहीं है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक बार जब वो आपको क्लैरिटी आ गई, उसके बाद आप एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल टॉपिक्स पे जाइए, जिसमें आपको इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हो, जो आप यूजुअली देखोगे कि आपके आने वाले टाइम में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आपका पास एक टॉपिक आ गया। एक बार ये कवर हो गया तो आप फिर प्रोबेबिलिटी पे मूव करेंगे। एक बार स्टैटिस्टिक्स आपने कवर कर ली, दोनों डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल, दोनों तरह की स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ लेंगे, देन यू विल मूव ऑन टू probability and you will learn a lot of deep concepts of probability. You will not just stick to the concepts which are available in class 10th. 10वीं तक की probability नहीं पढ़नी है, probability और भी बहुत सारी चीजें हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। इन probability there is something called as Bayes theorem. Fine. So you have to study all this. You have to study everything like this. Fine. In probability, cover it in depth, learn about various probability topics. Now, once it is done, once you are good with statistics and probability, now time to move to data analysis. हर डेटा साइंटिस्ट को डेटा एनालिसिस का बेसिक पता होना बहुत जरूरी है। उसका कारण, जहां डेटा एनालिस्ट की यात्रा खत्म होगी ना, वहां से डेटा साइंटिस्ट अपनी जर्नी शुरू करता है यूजुअली। आजकल कई सारी कंपनीज में कॉस्ट कटिंग के लिए डेटा एनालिस्ट की जगह डेटा साइंटिस्ट को हायर कर लेते हैं, और वो दोनों काम करता है। तो इट इज एसेंशियल फॉर अ डेटा साइंटिस्ट कि वो जानता हो कि डेटा एनालिटिक्स का बेसिक काम भी कैसे होता है। उस बेसिक काम में 2 प्रोसेस हैं। अब जिसने डेटा साइंस लाइफ साइकिल मेरे से पिछली वीडियो में पढ़ा है, वो जानता है कि एक ईडीए नाम का प्रोसेस होता है, विच इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। फीचर इंजीनियरिंग जैसा भी उसने कुछ ना कुछ सुना होगा मुझसे। ठीक है, तो ये एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या है? आप डेटा में नए नए पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उसमें से जो चीजें हमारे काम की नहीं है वो हटाने की कोशिश करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं डेटा को अच्छे से। ठीक है, उस डेटा को आप विजुअलाइज करेंगे, उस डेटा में से कुछ एनालिसिस निकालेंगे, कुछ
ऐसी बातें, उसमें से कुछ ऐसे अनसीन पैटर्न्स निकालने की कोशिश करेंगे जो बिजनेस के डिसीजन को बेटर बूस्ट अप कर पाए। और यही कारण है कि डेटा साइंटिस्ट्स की ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट में, क्योंकि वो किसी बिजनेस को बेहतर डिसीजंस लेने में इतना कैपेबल बना देते हैं कि आने वाले टाइम में वो बिजनेस प्रिडिक्ट कर पा रहा होगा कि मुझे आगे क्या करना है। समझे? तो फीचर इंजीनियरिंग, अब एक ये चीज़ बचती है जब आप ये ऊपर की तीनों चीज़ें कर लोगे। डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस मैंने आपको बताया क्या चीज़ होती है, कि उसमें आप अनसीन पैटर्न्स ढूंढोगे, डेटा की सफाई करोगे, डेटा में अगर कोई बहुत अनयूजुअल वैल्यू है तो उसे हटा दोगे। ठीक है, कुछ नए कॉम्बिनेशंस जो डेटा के हैं उनको यूज़ करके कोशिश करोगे कि कुछ नया इन्फरेंस निकाला जा सके। इसके साथ साथ डेटा विजुअलाइजेशन, ये क्या कहता है, डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दिखाओ, डेटा को मैं देखते ही बता पाऊं कि हाँ इस डेटा में से मैं ये बातें निकाल सकता हूं अपने फायदे की। ठीक है, इससे आगे आता है डेटा एनालिटिक्स, और डेटा एनालिटिक्स में इन दोनों प्रोसेसेस से जो एक समराइज्ड वे निकलता है, और कुछ इंप्लीमेंटिंग टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हो इन डेटा एनालिटिक्स, वेर यू इम्प्लीमेंट फर्दर विजुअलाइजेशंस। आप विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे पावर बीआई या टैब्ल्यू जैसे टूल्स भी इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। अदरवाइज लाइब्रेरीज हैं कुछ पाइथन की ही, नमपाई, पांडाज और मैटप्लॉटलिब, ये लाइब्रेरीज हैं पाइथन में इनबिल्ट। इन पाइथन की लाइब्रेरीज का ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप होना बहुत जरूरी है एक डेटा साइंटिस्ट के लिए। Even if you don't know Power BI and Tableau, it works for a data scientist. I'm not kidding. I was a data scientist myself. मैं खुद एक data scientist एक product based company में था, तो उस basis पे बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, for that you do not need much of Power BI or Tableau, but you need a lot of sense of data visualization, data analytics, and for that both of them you need NumPy, you need Pandas, you need Matplotlib. ये दोनों तीनों चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, Coming to the feature engineering portion. When I come to the feature engineering portion, इसमें क्या चीजें हैं जो सीखने वाली हैं? देखो, फीचर इंजीनियरिंग में आप फिल्टर आउट करते हो कि मैं किन फीचर्स को या किन क्वालिटीज को डेटा की इस्तेमाल करके अपने मॉडल को दे सकता हूं। याद है एक प्रोसेस था डेटा साइंस लाइफ साइकिल में, मॉडलिंग। तो कौन से फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, विच फीचर्स कैन लेट मी डिसाइड द डिसीजंस बेटर। फाइन, तो उस चीज के लिए फीचर इंजीनियरिंग होती है। जब आप डेटा साइंस पढ़ रहे होंगे, जब आप फीचर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो इसे और डिटेल में समझोगे। ठीक है, एक बार जब आपने ये कंप्लीट कर लिया है, देन कम्स डेटाबेसेस। अभी कोर चीजें शुरू नहीं हुई हैं, अभी ये वो चीजें हैं कि हम मेन तैयारी कर रहे हैं कोर चीज में जाने से पहले, कि हम हर चीज से इक्विप्ड हों और उसके बाद डेटा साइंस की दुनिया में प्रॉपरली उतर पाएं। हाउएवर पाइथन और स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के बाद आप ये मान सकते हो कि आप डेटा साइंस की दुनिया में ही हो। आप बस अभी शैलो वाटर्स में तैर रहे हो, आगे चल के अभी आपको डीप वाटर्स मिलेंगे। ठीक है, कमिंग टू हियर टू दिस डेटाबेस पोर्शन, पहले तो डीबीएमएस फंडामेंटल्स सीखो। फाइन, इन दिस पोर्शन व्हाट इज एसेंशियल, जरूरी क्या है ये समझना है फंडामेंटल्स में, क्योंकि डीबीएमएस के फंडामेंटल्स बहुत बड़े। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ कीज, अब ये डीबीएमएस क्या है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है डेटाबेसेस को मैनेज करने के लिए, एज सिंपल एज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ कीज पढ़ना है। ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं? अब ईआर डायग्राम्स होते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। फाइन, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स एक ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है ये बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पायलट flies a plane. Fine. So plane and pilot are entities. Flies is a relationship. Okay. This much portion I hope is clear. फिर आपको सीखना है SQL और SQLite. ये दोनों डेटाबेसेस को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत अच्छी लैंग्वेजेस हैं, और इन दोनों लैंग्वेजेस का एक्सटेंसिव यूज एज अ डेटा साइंटिस्ट आप करोगे। SQLite आज की नीड है इंडस्ट्री की, मैंने इसलिए यहां पर लिखी है, अदरवाइज मेजर काम आज भी SQL में होता है। फिर आप खुद को कंफर्टेबल करोगे दो डेटाबेसेस से, MongoDB और CassandraDB से। ठीक है, ये दोनों ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। फुल स्टैक डेवलपर्स जो पूरी वेबसाइट्स सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं वो यूज करते हैं, और आपको भी इसकी ठीक ठाक समझ होना एक अच्छी चीज है, एडेड एडवांटेज है। वंस यू आर डन हियर, एक बार यहाँ आप कंप्लीट कर लेते हो, देन यू मूव टू द डीप डाइविंग ऑफ ML एंड DL। अब ये प्रॉपर डीप वाटर्स हैं जहां पे आप कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ML और DL सीखोगे, ताकि आप उन्हें डेटा साइंस में इस्तेमाल कर पाओ। आपने शुरू करना है बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग से।
और यहां पर शुरू करने के लिए बहुत जरूरी है, अब आपको यहां पे रियलाइज हो जाएगा, जब आप ये सीख रहे होंगे, आप इस फेज में होंगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट था, प्रोबेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट था। यहां पर आप सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और इनके अंदर जो सब टेक्निक्स आती हैं उन सब के बारे में सीखोगे। अब मशीन लर्निंग क्या है, थोड़ा सा इस पे 1 मिनट बात करें अगर हम, तो सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं किसी सिस्टम को अपने डिसीजंस लेने में कैपेबल बनाऊं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स एंड मैथमेटिकल मॉडल्स। नाउ ये दोनों चीजें अगर आप सोचो, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। चाय बनाने में आप पहले पतीला लेते हो, फिर पानी डालते हो, फिर चाय पत्ती डालते हो, ये जो स्टेप्स आप बोल रहे हो ये एल्गोरिथम है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स पे आधारित एल्गोरिथम्स आप यूज करते हो और उन एल्गोरिथम्स के साथ साथ आप कुछ मैथ्स के मॉडल्स इस्तेमाल करते हो ताकि एक सिस्टम स्मार्ट बन पाए, कुछ डिसीजंस खुद से ले पाए बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, कोई ह्यूमन आके उसको ना बताए कि क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। ये मशीन लर्निंग का प्राइमरी मतलब है और यही हमारा काम है मशीन लर्निंग में कि हम सिस्टम्स को इतना केपेबल बना पाए। अब इसके ये टाइप्स हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको पास्ट डेटा अवेलेबल होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में पास्ट डेटा अवेलेबल लेबल्ड फॉर्मेट में नहीं होता। यहां पर सुपरवाइज्ड में लेबल्ड होगा डेटा। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग अ सुपरवाइज्ड लर्निंग डेटा, तो उस डेटा सेट में होगा ये कि अगर मैं उसको 20 लाख इमेजेस दिखा रहा हूं कैट्स की, तो वो 20 लाख इमेजेस पे लिखा होगा कि दिस इज अ कैट या कैट लेबल दिया हुआ होगा। बट इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अगर मैं 20 लाख इमेजेस दे रहा हूं कैट की, तो मैं उस पर कुछ नहीं लिखूंगा, ठीक है, वो लेबल्ड है ही नहीं डेटा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, पनिशमेंट मिलेगी अगर गलत रिजल्ट दिया तो मॉडल ने, और अगर मॉडल ने सही रिजल्ट दिया तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। अब ये रिवॉर्ड पनिशमेंट कैसे काम करता है, जब आप इसकी डेप्थ में उतरोगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत आसान चीजें हैं, बस जरूरी ये है कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनी रहे। देखो, कोई भी चीज दुनिया में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के दम पे अचीव की जाती है, फाइन। आप खुद को इतना स्किल्ड बना लो, इतने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रह के खुद को इतना स्किल्ड बना लो कि जब आप जॉब मार्केट में जाओ ना, तो बहुत इजी हो जाए आपके लिए हायर होना और रिक्रूटर के लिए आपको हायर करना। एक सेनेका नाम के फिलोसफर हुआ करते थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, बहुत प्यारी बात वो कह के गए कि लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। तो आप अपॉर्चुनिटी को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, अपॉर्चुनिटी तो अपने टाइम से आएगी, बट आप प्रिपरेशन को तो कंट्रोल कर सकते हो ना। प्रिपेयर लाइक यू नेवर वॉन, परफॉर्म लाइक यू नेवर लॉस्ट। ऐसा प्रिपेयर करो ना कि आप कभी जीते ही नहीं हो, और परफॉर्म ऐसा करो कि हारे नहीं हो कभी। तो प्रिपरेशन फेज है, और यहाँ पे इतनी मेहनत करो, इतनी कंसिस्टेंसी डालो कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो उसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे क्या है, उससे उतना लोगों को मतलब है नहीं। लोग ये जानना चाहते हैं आपकी स्किल्स कितनी अच्छी, ठीक है। अब मैं अगर मूव करूं आगे, तो कुछ एल्गोरिथम्स हैं, जैसे एडाबूस्ट है, XGBoost है, डिसीजन ट्री क्लासिफायर्स हैं, और भी कई सारी हैं। आप इन सारी एल्गोरिथम्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। एक बार आपने मशीन लर्निंग का इतना पोर्शन खत्म कर लिया, सीख गए आप, उसके बाद आप आओगे न्यूरल नेटवर्क्स पे। अब ये न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं? हमारे शरीर में न्यूरॉन्स एक ऑर्गन है जो आपके दिमाग को तुरंत एक सिग्नल भेजते हैं अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं गरम गरम तवे पे अपना हाथ रख दूं तो मेरे न्यूरॉन्स तुरंत सिग्नल भेजेंगे मेरे ब्रेन को कि ये तवा गर्म है, हाथ जल सकता है और हाथ हटाना है। तो वो न्यूरल नेटवर्क बन चुका है इतने टाइम में कि गर्म क्या होता है मैं फील कर पाता हूं, और गर्म में हाथ हटाना है, न्यूरल नेटवर्क में ऑलरेडी एक रिस्पॉन्स बन गया। इसी तरह से हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये देख रहे हो ANN लिखा है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर्स में। और जब हम कंप्यूटर को इस तरह से सिखाने लगे जैसे हम ह्यूमन को सिखाते हैं, जब ह्यूमन के लर्निंग को इमिटेट या मिमिक करने लगे कंप्यूटर पे, तो उसे कहते हैं डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग की ये टेक्निक्स है ANN, CNN, RNN। एक बार आपने डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग अच्छे से सीख ली तो आपको मूव करना है NLP पे। और ये NLP क्या है? ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे आपने देखा होगा ChatGPT वगैरह जैसे जो आप जिनसे डायरेक्ट बात करते हो और वो आपको एकदम ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देते हैं, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। एक डेटा साइंटिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज बहुत सारी डेटा साइंटिस्ट की जो इंडस्ट्री रेलिवेंट प्रोफाइल्स हैं उनमें NLP ही मांगते हैं सिर्फ, और कोई कई बार स्किल ही नहीं मांगी होती। सो इट इज एसेंशियल फॉर यू टू लर्न दिस।
आप टोकनाइजेशन से शुरू करो, वर्ड्स के टोकन बनाए जाते हैं, इसमें वर्ड को प्री प्रोसेस किया जाता है, वर्ड को लेमेटाइज किया जाता है, स्टेमिंग की जाती है। क्या चीजें हैं स्टेमिंग, लेमेटाइजेशन? जब आप पढ़ोगे एनएलपी के बारे में तो और डेप्थ में आपको समझ में आएगा, बट ये नोट इसलिए कर सकते हो कि जब आप कभी पढ़ने जाओ तो आपके पास रेफरेंस हो कि मुझे ये चीजें तो कवर करनी ही है, हर हाल में करनी है। जो मुश्किल सवाल था ना कि मैं क्या पढ़ूंगा, मुझे कोई टॉपिक ही नहीं पता, वो मुश्किल चीज मैं आपके लिए सिंपल बना दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आप डीप डाइव करो बैग ऑफ वर्ड्स मॉडल में, वर्ड टू वेक एक टेक्नोलॉजी है, क्या होती है वो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये सारी चीजें इन डेप्थ सीखो, बिकॉज आज की इंडस्ट्री में चैटबॉट्स बहुत ज्यादा हैं। एनएलपी सिर्फ चैटबॉट्स तक सीमित नहीं है, बहुत ज्यादा वाइड एप्लीकेशन है इसकी, तो उन सारी वाइड एप्लीकेशन के लिए आप एनएलपी को यूज कर पाओगे। फाइन, वंस यू आर डन हियर यू मूव टू दी एमएल ऑप्स। अब क्या होता है, जो भी इंसान टेक फील्ड से है वो तो ये बता पाएगा कि ऑपरेशंस एक अलग विंग होता है यूजुअली, और ऑपरेशंस को और टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट टीम है उसे एक करना पड़ता है। डेवऑप्स आजकल एक नया ट्रेंड उठ गया है जिसमें डेवलपमेंट और ऑपरेशंस को एक किया जा सके, एक पेज पे उन्हें लाया जा सके। क्यों? आप एक एक चीज को निकाल के या सिंगुलरली उठा के नहीं बता सकते हो कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस। जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आप उस सॉफ्टवेयर को 20 डेवलपर बना रहे हैं, सबने अगर अपनी अपनी फाइल बनाई हुई है और सब उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो हर किसी की फाइल में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होंगे, है ना। तो क्या करते हैं सब लोग, एक जगह किसी क्लाउड सर्वर पे इसे होस्ट करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करते हैं और एक पाइपलाइन बना के रखते हैं कि ऑटोमेटिकली वो पाइपलाइन चले जा रही है और खुद ब खुद चेंजेस हुए जा रहे हैं। ये ऑपरेशंस का काम होता है, ठीक है। अब मशीन लर्निंग में भी सिमिलरली ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं जहां पे एक पाइपलाइन बनी और चीजें खुद ब खुद अपडेट होती जाएं, ठीक है। उसे कहते हैं एमएल ऑप्स। और जो मैंने अभी प्रोसेस समझाया उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, कि जो मैंने चेंज किया वो कॉन्टिन्यूअसली इंटीग्रेट हो रहा है मेरे पुराने कोड में और कॉन्टिन्यूअसली डेवलपमेंट उस पुराने कोड की होती जा रही है, ठीक है। एक टूल है AWS SageMaker, एक Kubeflow है, MLflow है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे इन टूल्स के बारे में। ये टूल्स आपको एक एनवायरनमेंट देते हैं, एक वातावरण देते हैं जहां पे आप जाओ, अपना ML मॉडल डिप्लॉय कर दो, अपना ML मॉडल जो आपने बनाया उस मॉडल को वहां डालो और चला के देख लो, ठीक है। अब डॉकर्स करके भी एक टूल है, ये क्या करता है, ये आपके प्रोजेक्ट की एक इमेज बनाता है। जो मैंने बताया ना कि पाइपलाइन आपने सेट की, खुद ब खुद चीजें चल रही, ये बिना किसी इमेज के नहीं चल सकती। जो आप पाइपलाइन में प्रोसेस देते हो उन प्रोसेसेस को इमेज कहा जाता है, वो इमेज यहां डॉकर्स में बनते हैं, ठीक है। सो ये सारा प्रोसीजर एमएल ऑप्स का हो गया। एक बार आपने एमएल ऑप्स सीख लिए, नाउ यू आर फिट टू अप्लाई फॉर डेटा साइंटिस्ट जॉब्स, बट it is advisable to go a step further and learn about transformers and generative AI. Fine. इसीलिए मैंने लिखा भी है cherry on the cake. Your cake might be very delicious, but वो tempting तभी लगेगा जब उस पे एक cherry extra पड़ी होगी. Fine. So this cherry on the cake is transformer models and Gen AI. What are these transformer models? Simple सी बात है, ये GPT सबने सुना आजकल, चैट GPT. What does this T stand for? This T stands for transformers. Now what these transformers are, ये होते क्या हैं ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स? अगर इन पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, मैं डिटेल में समझाऊंगा ये, वहां पे जाके कमेंट कर दो, वी वांट वैभव सर ऑन ट्रांसफॉर्मर्स, आई विल एक्सप्लेन यू मोर ऑन दैट। अलॉन्ग साइड दैट एनकोडर डिकोडर, यहां से शुरू करना है। ट्रांसफॉर्मर्स से अगर पढ़ने हैं तो एनकोडर डिकोडर से शुरू करो, अटेंशन मैकेनिज्म पढ़ो। इसके साथ साथ एक चीज और पढ़ सकते हो, बाई डायरेक्शनल RNN। ये एक डीप लर्निंग की ही टेक्निक है, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क, उसमें बाई डायरेक्शनल RNN दोनों तरफ से जो चल पाए वो ऐसा रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इसकी डिटेल्स क्या है, जब मैं कभी आपको डीप लर्निंग पढ़ाऊंगा तो तब ये बातें बताऊंगा। तो बाई डायरेक्शनल RNN, एनकोडर डिकोडर, अटेंशन मैकेनिज्म, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स, और फिर ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर कि ट्रांसफार्मर मॉडल्स कैसे काम करते हैं। हगिंग फेस और ओपन सोर्स LLM मॉडल्स, ये कुछ लाइब्रेरीज और टूल्स हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके ट्रांसफार्मर मॉडल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो, उनकी एप्लीकेशंस देख सकते हो, ठीक है। अगर ये कर लेते हो जितने स्टेप्स मैंने बताए, आई कैन गारंटी यू ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी देर तो हो जाए डेटा साइंस के डोमेन में घुसने में, लेकिन ऐसा असंभव है कि आप डेटा साइंस के डोमेन में घुस ना पाओ। दिस मच नॉलेज इज ऑफन नॉट नोन बाय द पीपल हु आर इन इंडस्ट्री। सो अगर आपको इतनी नॉलेज है ना तो आप पक्का देर सवेर डेटा साइंटिस्ट बन ही जाओगे। ऐसे बहुत कम चांस है कि आप डेटा साइंटिस्ट के पोजीशन में सिलेक्ट ना हो। इट इज
मतलब ये ऐसा चांस है कि कोई 1 in a million केस हो गया कि उसके साथ कुछ लक प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज आप अगर मेहनत कर रहे हो सिंसियरली, आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, इसी ऑर्डर में पढ़ी हैं अगर, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप डेटा साइंटिस्ट कंफर्टेबली बन पाओगे। ठीक है, ये जितनी भी चीजें आपने इसमें सीखी, मैं एक बहुत साफ बात आपको कहता हूं, जो भी सीखा उसको जितनी ज्यादा दूर स्प्रेड कर सको करना, और दूसरों के लिए बिना किसी ना एक्सपेक्टेशन के अच्छा करते रहो, कीप डूइंग गुड फॉर अदर्स, यूनिवर्स विल रिटर्न यू एज मच गुड बैक एज मच यू डन, हो सकता है ज्यादा ही दे दे वापस। ठीक है, तो वो गुड बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते रहो, सीखने के फैन बनो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, सिखाने वाले के फैन कभी मत बनना। मेरे अंदर मैं भी इंसान हूँ, कुछ गुण और अवगुण होंगे, जो गुण अच्छे लगे ले जाना, जो अवगुण हो मुझ में छोड़ देना। फाइन, ऑन दैट नोट, learn hard, practice harder, be consistent with your all the habits of discipline and hard work. I'll always say मेहनत करते रहो, very soon you'll find your results. Have a wonderful day. Bye bye.